नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। इसमें देखेंगे अध्याय नंबर 2, दूसरा पाठ है संघर्षकालीन भारत 1206 से 1757 तक। पिछले अध्याय में हमने 1206 तक का इतिहास पढ़ा था। मुख्य तौर से देखें तो मौर्य काल, गुप्त काल और वर्धन वंश, जिसमें हर्षवर्धन प्रमुख था। तीनों के बारे में हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखा था। इस वीडियो में हम 1206 से 1757 के मध्य के प्रमुख शासकों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसमें प्रश्नों का क्वेश्चन छोटा रहेगा, लेकिन आप इन्हीं प्रश्नों के माध्यम से बड़े क्वेश्चनों के उत्तर भी आप दे सकते हो। ये दूसरा अध्याय 7 नंबर का रहेगा, इसमें से एक बड़ा क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, अकबर की प्रसिद्ध 4 विजय कौन कौन से? तो 1561 में उसने बाज बहादुर से मालवा जीता, तो मालवा विजय। 1559 सुजनहाटा से रणथंभौर जीता था, तो रणथंभौर विजय। तो 1561 में मालवा विजय, 1559 में रणथंभौर विजय और 1510 में मारवाड़ बीकानेर ने अकबर की दीनता स्वीकार कर ली। तो 1601 में असीरगढ़ का प्राधिकार, असीरगढ़ विजय मुगल सम्राट अकबर की अंतिम विजय थी। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाए कि अकबर की अंतिम विजय कब थी? तो 1601, और कौन सी थी? तो ये असीरगढ़ थी। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने धर्मशास्त्रीय चर्चा करने के लिए फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण कब करवाया था? तो 1775 में करवाया था। इबादत खाने का निर्माण कहाँ पर करवाया था? फतेह सीकरी में करवाया था। कब करवाया था? 1775 में। क्वेश्चन नंबर 2 है, अकबर ने 1581 में कौन सा नवीन धर्म चलाया था? तो दीन ए इलाही चलाया था। तो दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? अकबर ने चलाया था। कब चलाया था? 1581 में। दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था? तो अबुल फजल था। अबुल फजल को इसका प्रधान पुरोहित बनाया गया था। दीन ए इलाही धर्म में सम्मिलित होने वाला पहला हिंदू राजा कौन था? तो वो था बीरबल। क्वेश्चन नंबर 5 है, अकबर ने इलाही संवत नाम से नया कैलेंडर कब जारी किया था? तो 1583 में। कब जारी किया था? 1583 में जारी किया। तो दीन इलाही कब चलाया था? 81 में। उसी के 2 वर्ष बाद इलाही संवत चलाया था, जो कैलेंडर माना जाता है 1583 में। क्वेश्चन नंबर 6 है, अकबर ने जैन मुनि ऋविजय सूरी को कौन सी उपाधि दी थी? तो जगत गुरु की उपाधि दी। महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, अकबर ने जजियानामा कर कब समाप्त किया था? जजिया कर समाप्त कब किया था? तो 1564 में किया था। लघुत्तरात्मक प्रश्न है, अकबर की धार्मिक नीति की प्रमुख विशेषता लिखिए। धार्मिक नीतियों में ऊपर वाले 5 जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, 7 क्वेश्चन है, वो उन्हीं को आप इसी प्रश्न में लिख सकते हो। तो अगर कोई धार्मिक नीतियों में तो दीन इलाही था, अकबर द्वारा चलाया धर्म 1581 में। वो इलाही संवत 1583 में चलाया था, उसमें बीरबल शामिल था, उसका प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। तो इस प्रकार से इसका उत्तर आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकबर की राजपूत नीति का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, अकबर की राजपूत नीतियों का वर्णन कीजिए। तो इसमें देखिए आप, राजपूताना के प्रति अपनाई गई नीति में अकबर ने वैवाहिक संबंध बनाना एवं शक्ति प्रदर्शन की युक्ति से राजपूतों की शक्ति को अपने अधीन करने का कार्य किया। ये प्रमुख कौन था? तो वैवाहिक संबंध था, प्रमुख वैवाहिक संबंध। दूसरा है, अकबर के साथ संधि करने वाला पहला राजा कछुआ बारमल था। बारमल कहाँ का था? तो ये आमेर यानी जयपुर का शासक था, जिसने सर्वप्रथम संधि की थी। अकबर ने भगवंतदास और मान सिंह को दरबार में उच्च पदों पर नियुक्त किया था। भगवंतदास और मान सिंह कहाँ से थे? तो ये भी आमेर के शासक थे, तो बारमल के आगे वंशज बने। 4 नंबर पॉइंट है, डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ की राजवंशों ने मुगल अधीनता स्वीकार कर ली, परंतु वे पृथक ही रहे थे। जैसे आमेर था वैसे नहीं रहे, पृथक रहे थे, अधीनता स्वीकार कर ली थी। अगले छोटे वाले क्वेश्चनों में 1 नंबर है, मुगल काल में साम्राज्य का सर्वोच्च अधिकारी सेनापति और प्रधान न्यायाधीश कौन होता था? तो बादशाही होता था। अब यह तो ध्यान रखिए कि सर्वोच्च अधिकारी पूछा जाए तो लगभग शासन कालों में बादशाही कहलाता है, राजा कहलाता था। जैसे मौर्य काल पड़ा था, गुप्त काल, उसमें अंतिम न्यायाधीश राजा ही था। क्वेश्चन नंबर 2, मुगल काल में बादशाह के बाद सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता था?
तो वकील मुतलक, वजीर। मुगल काल में वित्त विभाग का प्रमुख अधिकारी कौन था? दीवान। प्रश्न नंबर 4, अकबर व औरंगजेब के समय प्रांतों सूबों की संख्या कितनी थी? अकबर के समय 15, औरंगजेब के समय इसको बढ़ाकर 21 कर दिया गया था। मुगल काल में प्रांतों के प्रमुख अधिकारी के नाम बताइए। प्रमुख अधिकारियों में सूबेदार, दीवान, सदर काजी, प्रांतीय बख्शी और कोतवाल। तो आप याद रखें, सूबेदार, दीवान, प्रांत बख्शी या कोतवाल, ये प्रांतों के प्रमुख अधिकारी थे। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में जिले के प्रमुख अधिकारी के नाम। जिले का प्रमुख अधिकारी कौन था? तो इसमें फौजदार, अमलगुजार, बितकची, सिकदार, आमील, फौजदार ए कानून गो आदि जिले के प्रमुख अधिकारी थे। मुगल सैन्य व्यवस्था कौन सी प्रथा पर आधारित थी? तो मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। मुगल काल में सैन्य व्यवस्था, उनको मनसब दिया जाता था, जैसे 7,000, 5,000, 2,000, 3,000, मनसब के आधार पर उनकी प्रमुख विशेषता थी। तो मुगल प्रशासन की प्रमुख विशेषता, दोबारा 7 प्रश्नों के उत्तर देखिए। तो अपना संपूर्ण इसमें प्रशासन की प्रमुख विशेषता बस यही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता, शेरशाह ने उक्त कथन किस संदर्भ में दिया था? तो 1544 में शेरशाह ने मारवाड़ के शासक मालदेव को हराने के लिए आक्रमण किया था। मालदेव 2 सेनापति थे, जेता और कुंपा, उन्होंने वीरता पर शेरशाह का मुकाबला किया और शेरशाह ने मालदेव से बड़ी कठिनाई से युद्ध जीता था। तो शेरशाह ने अंतिम समय में कहा था, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता। राव शेखा की उपलब्धियों पर टिप्पणी लिखी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, राव शेखा की उपलब्धियों पर टिप्पणी लिखिए। राव शेखा का जन्म 24 सितंबर 1433 को हुआ। पिता का नाम मोकल और आमेर राज्य के अंतर्गत नान के शासक थे। 12 वर्ष की आयु में उन्होंने पिता के राव मोकल का उत्तरदायित्व संभाला था। राव शेखा की उपलब्धियां निम्नलिखित हैं, ये आप ऐसे लिखें। और आप अभी नीचे देखो 4 उपलब्धियां हैं। 16 वर्ष की आयु में शेखा ने मुल्तान, सेवार, नगर कीर्तन आदि पर विजय प्राप्त की। 1473 से 77 ईस्वी में शेखा ने जाट राजपूतों से दादरी तथा भिवानी पर विजय प्राप्त की। 3 नंबर पॉइंट है, राव शेखा ने इस्तखरान, सियाती तथा येदार खान कामख्यानी से हिसार को जीता था। तो महाराव शेखा ने अपने जीवन काल में 22 युद्ध लड़े, फिर 52 युद्ध लड़े। जयपुर के कछवा वंश के उपवर्ग शेखावत का संस्थापक राव शेखा को ही माना जाता है। अगला क्वेश्चन, अगर अमीर देव चौहान के स्थान प्राप्त होते तो अलाउद्दीन खिलजियों के बागियों के प्रति क्या नीति अपनाते और क्यों? अलाउद्दीन के बागियों में मंगोल सेनापति शाह केबू, जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की सेना में से बगावत करके अमीर के पास शरण ली थी। अमीर ने अपनी शरण में आए व्यक्तियों को देने से इनकार कर दिया था। यदि हम अमीर के स्थान पर होते तो यही नीति अपनाते, क्योंकि शरणागत की रक्षा करना भारतीय संस्कृति की अपनी खुद की विशेषता है। तो अमीर देव ने अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोहियों को मंगोल नेता मोहम्मद शाह केबरू को अपने राज्य में शरण दी थी। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि आप भी अमीर देव चौहान की तरह ही कार्य करते। क्वेश्चन नंबर 8 है, अमीर देव चौहान तथा अलाउद्दीन खिलजी के बीच युद्ध का वर्णन कीजिए। अमीर देव चौहान तथा अलाउद्दीन खिलजी के बीच के युद्ध का वर्णन कीजिए। तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर बाद में इसको देख सकते हैं, या वीडियो को रोक कर आप इसमें ये सभी तो 6 पॉइंट दिए गए हैं, उनको आप अच्छे से पढ़ लें। प्रश्न नंबर 9 है, महाराणा प्रताप को अधीन करने के लिए अकबर ने क्या क्या कदम उठाए थे? तो अकबर ने 4 दल भेजे थे। पहला जलाल खां 1572, जलाल खां। दूसरा मान सिंह 1573, भगवत दास 73, टोडरमल 73। तो इसका सूत्र है जमा भट्टो, जो प्रसिद्ध है जमा भट्टो के नाम से। पहला 72 में और बाकी तीनों 73 में भेजे गए थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, हल्दीघाटी युद्ध के प्रमुख कारण बताइए। तो हल्दीघाटी युद्ध के प्रमुख कारण देखें तो महाराणा प्रताप ने शुरू से मुगल विरोधी नीति अपनाई थी, यह भी इसका कारण है। उसने अकबर के अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। तो दोनों कारण हल्दीघाटी युद्ध के प्रमुख कारण हैं। अगर हल्दीघाटी युद्ध की प्रमुख घटनाएं लिखिए।
हल्दीघाटी युद्ध की प्रमुख घटनाएं लिखी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को रोककर आप इसको अच्छे से याद कर लें। हल्दीघाटी युद्ध की प्रमुख घटनाओं में जब 18 जून 1576 को हल्दीघाटी नामक स्थान पर महाराणा प्रताप मान सिंह सेनाओं के बीच हुआ था। प्रथम प्रहार में राणा की सेना को सफलता मिली, लेकिन दूसरी बार मुगल सेना ने अच्छी तरह से युद्ध लड़ा। तो इसमें भी महाराणा प्रताप का राज चिन्ह है वो झाला मन्ना ने पहना था। तो इस प्रकार आप कैसे लिखना है वो इसमें अच्छी तरह से पढ़ लें वीडियो को रोककर। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, हल्दीघाटी युद्ध के परिणाम लिखिए। हल्दीघाटी युद्ध के परिणाम। इस युद्ध में मुगलों को विजय नहीं मिली क्योंकि अकबर के उद्देश्य पूरे नहीं हुए। तो इसमें हम नहीं कह सकते क्योंकि पूर्ण रूप से जीता था और न ही प्रताप को बंदी बना सका, न ही उसे मार सका, कोई भी कार्य नहीं कर पाया। तो संपूर्ण मेवाड़ राज्य को मुगल साम्राज्य नहीं मिला सका। मुगल सेना की विजय प्रमाणित नहीं होती क्योंकि अकबर ने नाराज होकर मानसिंह में आसफ खां को दरबार में आने से रोक लगा दिया था। मुगल सेना भयभीत हो गई और मेवाड़ की सेना का पीछा नहीं कर सकी। तो 4 महत्वपूर्ण परिणाम निकले थे हल्दीघाटी युद्ध के। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी और मालदेव की सेनाओं के बीच युद्ध कब हुआ था? तो 1544 में हुआ था। शेरशाह सूरी और मालदेव की सेना के बीच युद्ध कब हुआ था? तो 1544 में। उसी युद्ध में शेरशाह सूरी ने वो बात कही थी कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। क्वेश्चन नंबर 2 है, इस युद्ध में मालदेव ने किन सेनापतियों से शेरशाह का मुकाबला किया था? तो जेता और कोप्पा ने। मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता, किसका कथन है? तो शेरशाह सूरी का। शेरशाह सूरी की मृत्यु कब किस युद्ध में हुई थी? तो शेरशाह सूरी की मृत्यु कालिंजर के युद्ध में हुई थी 1545 में। शेरशाह सूरी राजस्व वसूली की कौन सी पदवी थी? तो गल्ला बख्शी, नसक, नुकत और नगदिया जब्ती, 3 प्रकार की थी वसूली की पद्धतियाँ थी, गल्ला बख्शी, नक्सक और नगदी। ये आप 3 याद रखें, गल्ला बख्शी, नसक, इसे कनकूत भी कह सकते हैं, नगदिया जब्ती। वर्तमान अस्तित्व में रखने वाली शेरशाह द्वारा निर्मित सर्वाधिक लंबी सड़क का नाम अथवा शेरशाह द्वारा निर्मित सबसे लंबी सड़क कौन सी है? तो वर्तमान में अस्तित्व में रखने वाली शेरशाह द्वारा निर्मित सबसे लंबी सड़क ग्रेट ट्रक रोड है। क्वेश्चन नंबर 7, शेरशाह द्वारा निर्मित मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम बिहार में स्थित है। सासाराम में झील के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 है, शेरशाह द्वारा प्रचलित 2 सिक्कों का उल्लेख कीजिए। तो तांबे का सिक्का 380 ग्रेन का जिसे दाम कहा जाता था, चांदी का 178 ग्रेन का जिसे रुपया कहा जाता था। तो तांबे वाले को दाम तो 380 ग्रेन का था और चांदी वाले सिक्के को ग्रेन 178 ग्रेन का था, उसे दाम तो का दाम कर उसे रुपया कहा जाता था। अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? अकबर का जन्म 1542 अमरकोट में हुआ था। बैरम खां कौन था? तो बैरम खां अकबर का सरकसक था। बैरम खां कौन था? तो अकबर का सरकसक था। अगला क्वेश्चन है, बैरम खान ने अकबर का राज्याभिषेक कब और कहाँ करवाया था? तो 14 फरवरी 1556 को बैरम खान ने कलानौर में अकबर का राज्याभिषेक करवाया। अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 14 फरवरी 1556 को बैरम खान ने कलानौर में अकबर का राज्याभिषेक करवाया था। अगला है, हेमू कौन था? उसे कौन सी उपाधि धारण की थी? हेमू अफगान सेनापति था। अफगानों का वो हिंदू सेनापति था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? किस किस के बीच हुआ था? तो 5 नवंबर 1556 को हेमू और मुगलों के बीच पानीपत की द्वितीय लड़ाई हुई थी। तो पहली पानीपत की लड़ाई कब हुई थी? तो पहली 1526 में हुई थी, जो इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुई थी। इसमें बाबर विजय रहा था, बाबर, और उसी से भारत में मुगल सत्ता की स्थापना मानी जाती है 1526 से। दीन इलाही नामक धर्म का प्रवर्तन किसने किया था? दीन इलाही नामक धर्म का प्रवर्तन अकबर ने किया था। अकबर ने इबादत खाने का निर्माण कब और क्यों करवाया? तो अपने पीछे पड़ा था 1575 में करवाया था। तो इसमें धर्मशास्त्र में धर्म की चर्चा करने के लिए फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का अकबर ने निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, अहमदनगर तथा असीरगढ़ पर अकबर ने कब विजय प्राप्त की थी? तो अहमदनगर 1600 में और असीरगढ़ 1601 में की थी, और असीरगढ़ विजय मुगल सम्राट अकबर की अंतिम विजय मानी जाती है। अकबर द्वारा बुलंद दरवाज़ा कहाँ और क्यों बनवाया गया? अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण
करवाया था। कौन सी विजय के उपलक्ष्य में? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में करवाया गया। क्वेश्चन नंबर 18 है, जहांगीर ने मेहरुन्निसा नामक विधवा से विवाह कब किया था? तो 1611 में किया था। 1611 ईस्वी में मेहरुन्निसा से शादी की थी। उसी में कहा जाता है कि मेहरुन्निसा के पति की हत्या भी जहांगीर के द्वारा ही करवाई गई थी। जहांगीर ने मेहरुन्निसा को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? तो नूरजहां या नूर महल की उपाधि प्रदान की थी। जहांगीर ने शासनकाल में कौन से विदेश यात्री दरबार में आए थे? तो ब्रिटिश दूत कैप्टन हॉकिंस व टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आए थे। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, उसी के सिलसिले में कैप्टन हॉकिंस और टॉमस रो आए थे। क्वेश्चन नंबर 21 है, धर्मत का युद्ध कब हुआ, किसके बीच हुआ था? धर्मत का युद्ध 25 अप्रैल 1658 को धर्मत का युद्ध औरंगजेब शाही सेना जसवंत सिंह व कासिम खां के बीच लड़ा गया था। तो धर्मत का युद्ध कब लड़ा गया था? 1658 में, 25 अप्रैल 1658 को धर्मत का युद्ध लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, रणथंभौर के शासक अमीरदेव ने किस मंगोल सेनापति को अलाउद्दीन खिलजी को लौटाने से इनकार कर दिया था? तो मोहम्मद शाह और खैबरू जिसे लौटाने से मना किया था, तो मोहम्मद शाह और खैबरू को। प्रश्न नंबर 23 है, अलाउद्दीन ने रणथंभौर के किन सेनापतियों को लालच देकर अपनी ओर मिला लिया था? तो रणमल और रत्तीपाल को। और इसी रणमल और रत्तीपाल की हत्या भी अलाउद्दीन खिलजी ने बाद में कर दी थी, क्योंकि उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था कि जो अपने स्वामी के नहीं हो सके वो दूसरे के कैसे हो सकते हैं। रणमल ने अपने स्वामी के साथ, राजा के साथ विश्वासघात किया था। न्याय की छतरी और पदमला तालाब का निर्माण किसने करवाया था? तो न्याय की छतरी और पदमला तालाब का निर्माण अमीरदेव चौहान ने करवाया था। महाराणा प्रताप का जन्म और कब कहाँ हुआ था? इसके बारे में आप सभी जानते हैं। 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के बादल महल में हुआ था। प्रश्न नंबर 26 है, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप की निहत्था स्वकर कराने के लिए भेजे गए 4 दलों का उल्लेख कीजिए। ये अपने पीछे पढ़ लिया है। नवंबर 1552 में जलाल खां, जून 1573 में मान सिंह और अक्टूबर 1573 में भगवंत दास, दिसंबर 1573 में टोडरमल। तो इसमें प्रश्नों का रिपीट है, तो आपको भी फायदा होगा कि प्रश्नों का बार बार रिवीजन हो रहा है। हल्दीघाटी युद्ध कब हुआ और किसके बीच हुआ था? तो महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच 18 जून 1576 को। महाराणा प्रताप के युद्ध क्षेत्र में चले जाने के बाद किसने राजपूतों की सेना का नेतृत्व किया था? तो बड़ी सादरी के जाला मन्ना ने किया था। जाला मन्ना कहाँ का शासक था? तो बड़ी सादरी का था। दिवेर का युद्ध किनके मध्य हुआ था? 29 नंबर प्रश्न है, दिवेर का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? तो 1582 में दिवेर का युद्ध महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच हुआ था, जिसमें दिवेर कासिम सुल्तान खां मारा गया था। क्वेश्चन नंबर 30 है, महाराणा प्रताप ने किसे अपनी संकटकालीन राजधानी बनाई थी? तो संकटकालीन राजधानी चावंड थी। क्वेश्चन नंबर 31, हल्दीघाटी को मेवाड़ की थर्मोपोली किसने कहा है? तो कर्नल जेम्स टोड ने इसे थर्मोपोली कहा है। कर्नल जेम्स टोड ने दिवेर के युद्ध को क्या संज्ञा दी है? तो मेवाड़ का मैराथन। तो मेवाड़ का मैराथन दिवेर के युद्ध को एवं मेवाड़ की थर्मोपोली हल्दीघाटी युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। रावचंद्र सेन कौन था? वहीं गद्दी पर कब बैठा था? तो रावचंद्र सेन मालदेव का पुत्र था। 31 दिसंबर 1562 को मारवाड़ की गद्दी पर बैठा था। इसे प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। इसे भूला बिसरा शासक भी कहा जाता है। प्रताप का अग्रगामी किसे कहा जाता है? तो रावचंद्र सेन को प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, दांतानी नामक युद्ध कब व किसके बीच हुआ था? तो दांतानी का नामक युद्ध 1583 में देवड़ा सुल्तान व मुगलों के बीच लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 36 है, राय सिंह ने बीकानेर के दुर्ग में कौन सी प्रशस्ति लगवाई थी? तो इसे राय सिंह प्रशस्ति कहते हैं। राय सिंह ने बीकानेर के दुर्ग में कौन सी प्रशस्ति लगाई? तो अपने नाम पर राय सिंह प्रशस्ति आप याद रखें। राय सिंह द्वारा रचित 2 ग्रंथों के नाम, तो राय सिंह महोत्सव और ज्योतिष रत्नमाला। राय सिंह महोत्सव और ज्योतिष रत्नमाला। सवाई जय सिंह द्वितीय का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 38 है, सवाई जय सिंह द्वितीय का जन्म कब हुआ था? तो सितंबर 1688 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39 है,
शिवाजी सिंह के पुत्र किसके पुत्र थे? तो बिशन सिंह के पुत्र थे। क्वेश्चन नंबर 40, देबारी समझौता किसके बीच हुआ था? महत्वपूर्ण प्रश्न है। देबारी समझौता आमेर के शासक शिवाजी जय सिंह मेवाड़ के शासक अमर सिंह के बीच हुआ था। देबारी समझौता मेवाड़ के आमेर के शासक और मेवाड़ मतलब आमेर और मेवाड़ की रियासतों के बीच में देबारी समझौता हुआ था। क्वेश्चन नंबर 41 है, जाटों के दमन से प्रसन्न होकर मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने शिवाजी जय सिंह को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? तो राज राजेश्वरी राजाधिराज शिवाजी की उपाधि प्रदान की थी। जाटों के दमन करने के बाद मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने शिवाजी जय सिंह को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? तो राज राजेश्वरी महाराजाधिराज शिवाजी की उपाधि प्रदान की थी। क्वेश्चन नंबर 42 है, शिवाजी जय सिंह ने ज्योतिष विद्या पर कौन से ग्रंथ की रचना की थी? तो जय सिंह कारिका की रचना की थी। जय सिंह कारिका। क्वेश्चन नंबर 43 है, शिवाजी जय सिंह ने ज्योतिष के अध्ययन के लिए बनाई गई कौन सी वेधशालाओं का निर्माण करवाया था? तो जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस और उज्जैन। जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस और उज्जैन। क्वेश्चन नंबर 44 है, शिवाजी जय सिंह द्वारा बनाई गई 5 वेधशालाओं में सबसे बड़ी वेधशाला कौन सी है? तो जंतर मंतर जयपुर वाली सबसे बड़ी वेधशाला। सबसे प्राचीन पूछी जाए तो दिल्ली वाली होगी। तो जंतर मंतर क्या है? तो जंतर मंतर एक जयपुर को जंतर मंतर एक वेधशाला है। क्वेश्चन नंबर 46 है, जयपुर नगर बसाने वाले कौन थे? तो शिवाजी जय सिंह ने जयपुर नगर को बसाया था। इसने जयपुर को नहीं बसाया था, जयपुर नगर को बसाया था। कौन अंतिम हिंदू शासक जिसने राजसूयवाद पे अश्वमेध यज्ञ करवाया और कब करवाया? तो अंतिम शासक कौन था? तो शिवाजी जय सिंह अंतिम शासक हिंदू शासक था जिसने यज्ञों का निर्माण करवाया 1740 में करवाए थे। अमर सिंह राठौड़ कौन था? अमर सिंह राठौड़ जोधपुर के महाराजा गज सिंह का पुत्र था। तो अमर सिंह राठौड़ कहाँ के शासक थे? जोधपुर के शासक थे। क्वेश्चन नंबर 49 है, अमर सिंह राठौड़ ने मुगल सेनापति सलावत खां का वध क्यों किया था? सलावत खां ने मुगल दरबार में अमर सिंह राठौड़ को गंवार कह दिया था। हमने पिछले पढ़ा था तो मैंने बताया था कि इसे आप माइंड भी कहा जाता है, क्योंकि किसी की एक बार तो ठान लेता था वह करके दिखाता था। तो सलावत खां का वध उसने मुगल दरबार में जाकर इसकी हत्या कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 50, शिवाजी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 को शिवनेरी के दुर्ग में शिवाजी का जन्म हुआ था। 51 नंबर क्वेश्चन है, शिवाजी का पालन पोषण किसने किया था? तो उसकी माता जीजाबाई ने शिवाजी का पालन पोषण किया था। उसे प्रारंभिक शिक्षा भी जीजाबाई से मिली थी। अन्य शिक्षा उसे दादा कोंडदेव के द्वारा दी गई थी। उसका नाम दादा कोंडदेव है, उसके दादाजी नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 52 है, शिवाजी ने बीजापुर के किस सेनापति का वध कर और कब किया था? तो 1669 में शिवाजी ने बीजापुर के सेनापति अफजल खां का बगनके से वध कर दिया था। तो अफजल खां की हत्या शिवाजी ने कब की थी? 1659 में की थी। शिवाजी ने मुगलों को कौन सी संधि करनी पड़ी और कब करनी पड़ी? तो इसे पुरंदर की संधि के नाम से जाना जाता है 1665 में। तो मिर्जा राजा जय सिंह के द्वारा मध्यस्थता से ये संधि हुई थी। 53 नंबर प्रश्न है, शिवाजी ने कब और कहाँ स्वतंत्र शासक के रूप में अपना राज्याभिषेक करवाया? तो 1674 में शिवाजी ने रायगढ़ के दुर्ग में महाराष्ट्र के स्वतंत्र शासक के रूप में अपना राज्याभिषेक करवाया। और शिवाजी का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। एक बार गंगा भट्ट के द्वारा करवाया गया था, ब्राह्मण था जो काशी का था, और दूसरी बार निश्चलपुरी गोस्वामी के द्वारा करवाया गया था। पहली बार जून में हुआ था और दूसरी बार अक्टूबर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 55, शिवाजी ने किस नगर को 2 बार लूटा था? तो सूरत को 2 बार लूटा था, एक बार 64 और एक बार 70 में। कुतुबुद्दीन ऐबक का अन्य नाम क्या था? तो लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन को अन्य नाम से जाना जाता है। गुलाम बख्श का संस्थापक भी था लाख बख्श। कुतुब मीनार का निर्माण दिल्ली के किस शासक ने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसकी याद में करवाया गया था? तो ख्वाजा बख्तियार कुतुबुद्दीन बख्तियार का की याद में इसका करवाया गया था। यह सूफी संत था। क्वेश्चन नंबर 59 है, तुर्की साम्राज्य का वास्तविक संगठनकर्ता किसे माना जाता है? तो इल्तुतमिश को माना जाता है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसमें कुछ ज़्यादातर विस्तार नहीं किया था। इसमें जो योजना चलाई थी उसमें वो संगठित करने का प्रयास किया था,
अन्य राज्य नहीं जीता था। तो वास्तविक संगठनकर्ता इल्तुतमिश को ही माना जाता है। इल्तुतमिश ने रणथंभौर कब जीता था? तो 1226 में रणथंभौर विजय प्राप्त की थी इल्तुतमिश ने। क्वेश्चन नंबर 61 है, दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला सुल्तान कौन थी? तो आप सभी जानते हैं रजिया सुल्तान थी। 1236 से लेकर 1240 तक की थी। और अबिसिनिया के शासकों ने विवाह किया था और बाद में उनकी 1240 में दोनों की हत्या कर दी गई थी। वे कुबा और कोट पहनकर दरबार में आती थी। क्वेश्चन नंबर 62, रजिया सुल्तान ने अमीर आकुर के पद पर किसे नियुक्त किया था? तो जमालुद्दीन याकूत को नियुक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 63 है, सैन्य विभाग दीवाने आरिज का पुनर्गठन किसने किया था? तो बलबन ने किया था। सैन्य विभाग है दीवाने आरिज, इसका पुनर्गठन किसने किया था? तो पुनर्गठन बलबन ने के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 64 है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपने दरबार में फारसी प्रथम सिद्धा और पाबोस शुरू किया गया था? ये शासक कौन था? बलबन। इसे लो और रकत की नीति भी लागू की थी। लो और रकत की नीति के कारण कौन सा राजा प्रसिद्ध है? तो बलबन था। जब गरीब को देखता था तो उसे बहुत क्रोधित होता था। अगला है, बलबन के राजस्व सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। बलबन का राजस्व सिद्धांत प्रसिद्ध रहा है। बलबन की मान्यता था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। राजा साधारण जनता से अलग व्यक्तित्व है, वह ईश्वर द्वारा प्रदत्त गुणों से युक्त है, उसके शासन करने की शक्ति प्रदान करता है। बलबन तुर्क अमीरों के विद्रोह से परिचित है, इसलिए दरबार में कठोर अनुशासन बनाए रखा। कानून व्यवस्था की स्थिति को व्यवस्थित करना, चोरों, डाकुओं, दमन, राजपूतों, जमींदारों, शासन विरोधियों विद्रोह को चलाना उनके प्रमुख कार्य थे। अगला 1 नंबर क्वेश्चन है दोबारा से, खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो खिलजी वंश का प्रथम शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। तो इसे आप जलालुद्दीन खिलजी के नाम से भी जाने देख सकते हैं, मतलब JK जलालुद्दीन खिलजी। एक JK फिल्म भी आई थी अजय देवगन की, उसी से याद रख सिंह JK। अरे JK कौन था? तो खिलजी वंश का संस्थापक। खिलजी वंश के किस शासक ने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। AK ने उपाधि धारण की थी द्वितीय सिकंदर की। उसका संस्थापक कौन था? तो वो JK था। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन ने रणथंभौर और चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया था? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अलाउद्दीन ने रणथंभौर चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया था? तो 1301 में रणथंभौर और 1303 में चित्तौड़। अब आपको याद रखने का एक ही तरीका है, भाई दोनों में कंफ्यूज होता है, भाई 1303 में कौन सा और 1301 में कौन था। तो आप याद रखें 1303 में, इसमें 3 और उसी में भी 3 है चित्तौड़ में, ये 3 ही शब्द हैं। एक तो एक तो ओड है, कितने हो गए? 3। तो 3 में चित्तौड़ है तो रणथंभौर 1 में अपने आप ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत अभियानों का सेनापति कौन था? अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण अभियान किए थे दक्षिण भारत, उसमें उसका सेनापति कौन था? तो मलिक काफूर था, मलिक काफूर। क्वेश्चन नंबर 5 है, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत के कौन से राज्यों में आक्रमण किया था? तो देवगिरी, होयसर और पांड्य राज्यों पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, विद्रोह पर नियंत्रण के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने कौन से 4 आदेश जारी किए थे? तो 4 आदेश अलाउद्दीन खिलजी ने जारी किए थे, वो कौन से थे? अमीर वर्ग की संपत्ति जब्त करना, खालसा भूमि को कर से योग्य बनाकर राजस्व में वृद्धि करना, पहला दिल्ली। दूसरा, दिल्ली में मद्य निषेध, मतलब दारू पर प्रतिबंध लगाना। तीसरा, गुप्त प्रणाली को गठन करना, गुप्तचर प्रणाली का गठन करना। चौथा, अमीरों के परस्पर मेल मिलाप पर रोक लगाना। 4 प्रमुख कार्य थे अलाउद्दीन खिलजी के। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, खजाइनुल फुतूह नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अमीर खुसरो की पुस्तक थी खजाइनुल फुतूह। क्वेश्चन नंबर 8 है, अलाउद्दीन खिलजी का सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार क्या था? तो बाजार नियंत्रण था। क्वेश्चन नंबर 9 है, दीवाने रियासत नामक नए विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। दीवाने रियासत विभाग की स्थापना किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। और सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार क्या था इसका? तो बाजार नियंत्रण था। बाजार नियंत्रण के अलाउद्दीन खिलजी ने कौन कौन से अधिकारी नियुक्त किए थे? तो इसने सेना या दंडाधिकारी बाजार का दरोगा था, सेना या दंडाधिकारी बाजार दरोगा।
मुहतसिब जन साधारण रक्षक और बरीद मुमालिक गुप्तचर अधिकारी होता था। तो तीनों की नियुक्ति की थी, सहाना या दंडाधिकारी, बाजार का दरोगा, मुहतसिब जन साधारण का रक्षक और बरीद मुमालिक गुप्तचर अधिकारी था। क्वेश्चन नंबर 11 है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्थानीय एवं विदेशी वस्तुओं के लिए कौन से विभाग की स्थापना की गई थी? स्थानीय तथा विदेशी वस्तुओं के लिए कौन से विभाग की स्थापना की गई थी? तो सराय अदल की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, दिल्ली सल्तनत के उस प्रथम सुल्तान का नाम क्या है जिसने सैनिकों को नगद वेतन शुरू किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। और मुगलों के काल में क्या था? तो इसमें मनसबदारी प्रथा थी मुगल काल में। क्वेश्चन नंबर 2 है, लघुत्तरात्मक में अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली का वर्णन कीजिए। तो इसमें 7 से लेकर 12 नंबर क्वेश्चन है, उसके उत्तर आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इनके 7 से लेकर 12 तक उत्तर आप इसमें जोड़कर लिखें तो उत्तर बन जाएगा कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली कैसी थी। क्वेश्चन नंबर 1 है, अलाई किला या अलाई कोसे सीरी का निर्माण कब और किसने करवाया था? तो सन 1703 में अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान या किस शासक ने स्वयं को खलीफा घोषित कर उल वाफिफ बिल्ला की उपाधि धारण की थी? तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी अलाउद्दीन का पुत्र व उत्तराधिकारी था। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने उपाधि धारण की थी, स्वयं को खलीफा घोषित किया था। तो मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था, उल वासिक बिल्ला की उपाधि धारण की थी। खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नासरुद्दीन खुसरो था। खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नासरुद्दीन था। क्वेश्चन नंबर 4 है, तुगलक वंश का प्रथम शासक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने गाजी मलिक। मोहम्मद बिन तुगलक की 5 योजनाएं। तो मोहम्मद बिन तुगलक की 5 योजनाएं, दोआब में करवर्दी, देवगिरी को राजधानी बनाना, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, खुरासान पर आक्रमण, कराचील की और अभियान, करम खुराक। क्वेश्चन नंबर 6 है, मार्को का यात्री इन बतूता किस शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के MBT के काल में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस शासक ने सरकारी सेना की नौकरी को वंशानुगत बना दिया था? सरकारी नौकरी को सेना की नौकरी को वंशानुगत बनाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। इसने नहरें भी निकलवाई थी फिरोज शाह तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 8 है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाए गए प्रमुख नगरों के नाम। तो हिसार, फिरोज और फिरोजाबाद और जौनपुर। जौनपुर की स्थापना पुत्र के नाम पर, जोना खां के नाम पर इसने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 9, फिरोज शाह तुगलक द्वारा निर्मित 2 नहरों के नाम। तो सतलज नदी से धौलपुर नहर और यमुना नदी से सिरमौर नहर का निर्माण करवाया था। सतलज नदी से धौलपुर और यमुना नदी से सिरमौर के पास से नहर निकलवाई थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, ब्राह्मणों पर जजिया नामक कर लगाने वाला तुगलक शासक कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, गैर शरीयत कर हटाकर जनता से केवल 4 कर वसूलने वाला कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था। इसने केवल 4 ही कर रखे थे, जो शरीयत के अनुसार जो गलत था वो सभी कर इसने हटा दिए थे। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, फिरोज शाह ने जनता से कौन से 4 कर वसूले थे? जो शरीयत के अनुसार बाकी को हटा दिया, 4 रखे थे। तो कौन से थे? तो खिरात, जक़ात, खम्स और जजिया। ये चारों को ही रखा था, खिरात, जक़ात, खम्स और जजिया। दासों के लिए अलग से दीवाने बदगान की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने। दीवाने बदगान की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। भूमि नाप के लिए सिकंदरी गज का निर्माण किसने करवाया था? तो सिकंदर शाह लोदी ने करवाया था सिकंदरी गज का निर्माण। सिकंदर शाह लोदी ने, लोदी वंश का शासक था ये। तो सिकंदरी गज का आप उत्तर सिकंदर मत लिख देना कि भाई सिकंदर था, सिकंदरी गज चलाया होगा। तो इसका शासक कौन, इसका संस्थापक कौन था? सिकंदर शाह लोदी था। क्वेश्चन नंबर 15 है, गुलरू खां
उपनाम से कविताएं कौन सा शासक लिखता था? तो सिकंदर शाह लोधी। गुलरू खान उपनाम से कविताएं लिखता था। क्वेश्चन नंबर 16 है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब किसके मध्य हुआ था? तो सन 1556 में जरम लोधी व बाबर के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी के अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।